ने 100 शेयर मान लो अपने एम्प्लॉय लोग को दिया, ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉय। अच्छा, 1000 एम्प्लॉय को 100 शेयर करके ईसोप में दिया, ये बात माना। हाँ, उसके यहाँ कितने एम्प्लॉय है? 1000 एम्प्लॉय है। वो 1000 एम्प्लॉय को 100 शेयर करके देती है, ठीक है, 1 4 21 को। चलो एक बार हम लोग चार्ट ही बना ले अपना, ठीक है। एक सेकंड, कितना नंबर है? इलस्ट्रेशन 6। एक 4 21 क्या हुआ? 1 4 21 तो ऐसे लिखो, अप्रैल 2021। अप्रैल 2021 को क्या हुआ? ग्रांट किया। ग्रांट कितना ईसोप ग्रांट किया बोलो तो? 1000 एम्प्लॉय को 100 शेयर करके। तो 1000 एम्प्लॉय को अगर 100 शेयर करके दिया तो टोटल मेरी कंपनी कितना ईसोप दी बताओ तो? भैया 1 लाख ईसोप दी, यस या नो? मेरी कंपनी 1 लाख ईसोप दी, 1000 एम्प्लॉय को 100 शेयर करके दे रही है, तो 1 लाख शेयर दे रही है, 1 लाख शेयर दे रही है, यस या नो? अब भैया 1 लाख शेयर दे रही है, इतना तो पता चल। 1 लाख, 1000 एम्प्लॉय है, ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉय। लैंग्वेज पढ़ो। 100 स्टॉक ऑप्शन, 100 ऑप्शन करके दे रही है 1000 एम्प्लॉय को, ठीक है, 1 4 21 को, ₹4.20। कितने रुपया में, कितने रुपया में दे रही है? हाँ, ₹20 में 20 रुपए करके दे रही है। बोल रही है कि तुम कुछ कंडीशन अगर फुलफिल करोगे तो तुम 20 रुपया में खरीद लेना, डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन वुड बी एक्सरसाइजेबल विद इन अ ईयर व्हेन इट इज वेस्टेड। बड़ा, जिस दिन वेस्टेड का मतलब क्या होता है? पहले तो जिस दिन वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा वहां से 1 साल के भीतर मेरे एम्प्लॉइज लोग को सारा ऑप्शन खरीदना होगा। समझ रहे हो? लाइन का मतलब देखो क्या है। ऐसे लाइन हमारा कुछ काम का नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो। ऑप्शन वुड बी एक्सरसाइजेबल विद इन अ ईयर व्हेन इट इज वेस्टेड। जिस दिन वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा, वेस्टिंग पीरियड का मतलब वो वाला पीरियड जिसमें एम्प्लॉइज लोग को कंडीशन फुलफिल करना होता है। जिस दिन वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा वहां से 1 साल के भीतर मेरे एम्प्लॉइज लोग को शेयर खरीद लेना होगा। अगर 1 साल के भीतर एम्प्लॉइज लोगों ने नहीं खरीदा तो ये भी लैप्स हो जाएंगे, है ना। बुरा, मार्केट प्राइस चल रहा है शेयर का 50 रुपया करके। अच्छा, मार्केट प्राइस कितना रुपया करके चल रहा है? 50 रुपया। अच्छा, मार्केट प्राइस चल रहा है 50 रुपया करके, तो भैया मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है मेरी कंपनी को लॉस हो रहा है। 50 रुपया का मार्केट प्राइस है, मेरी कंपनी तो एम्प्लॉय लोग को 20 रुपया करके दे रही है। 30 रुपया करके मेरी कंपनी को लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना बता दो। 30 रुपया करके मेरी कंपनी को लॉस हो रहा है कि नहीं? 50 रुपया का चीज मेरी कंपनी मेरे एम्प्लॉइज लोग को 20 रुपया करके दे रही है ना। समझ आया? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो एक बार मैं मिटा दे रहा हूँ जो भी मैंने मार्क किया, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर। आगे देखो, बोलता है दिस ऑप्शन विल वेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर 1 इफ अर्निंग ऑफ द चॉइस लिमिटेड इज 16%। अब बोला यहाँ एक कंडीशन है, यहाँ एक कंडीशन है। कंडीशन का क्या है? कंडीशन का है वेस्टिंग पीरियड का कंडीशन। वेस्टिंग पीरियड का कंडीशन अभी तक क्या था क्वेश्चन में? अभी तक हमारे क्वेश्चन में क्या था कि वेस्टिंग पीरियड पूरा फिक्स था कि 2 साल, 2.5 साल, 4 साल। वेस्टिंग पीरियड मतलब वो वाला पीरियड, वेस्टिंग पीरियड मतलब वो वाला पीरियड जिसमें मेरे एम्प्लॉय को कुछ कंडीशन फुलफिल करना था। अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन किया ना उसमें वेस्टिंग पीरियड फिक्स था, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 4 साल। अब ये वाले क्वेश्चन में वेस्टिंग पीरियड हमारा फिक्स नहीं है। कैसे फिक्स नहीं है? देखो, बोल रहा है दिस ऑप्शन विल वेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर 1 इफ अर्निंग ऑफ द चॉइस लिमिटेड इज 16%। बोल रहा वेस्टिंग पीरियड ईयर 1 का भी हो सकता है अगर अर्निंग मेरा 16% हो गया। अगर अर्निंग मेरा 16% हो गया मतलब बोल रहा है कि देखो एम्प्लॉय, आप लोग को मैंने कंडीशन फुलफिल करने बोला। अगर आप लोग पहले साल ही मेरा 16% अर्निंग कर दिए तो पहले साल ही आप लोग ईसोप ले लेना। समझे हो ये क्वेश्चन कैसा है? अभी तक क्वेश्चन हम लोग जो भी किए थे ऐसा क्वेश्चन नहीं था अभी तक, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने आज के क्लास में लगा। अभी तक के क्वेश्चन में हम लोग को स्पेसिफिकली मेंशन कर दे रहा था वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 साल, वेस्टिंग पीरियड इज 4.5 साल, वेस्टिंग पीरियड इज 1 ईयर, ऐसा मेंशन कर दे रहा था। ये वाला क्वेश्चन में अब कुछ कंडीशन दे दिया, एम्प्लॉय
पहला साल ही अगर मेरा 16% का अर्निंग हो गया तो पहला साल ही मैं तुमको ईसोप दे दूंगा। अच्छा अगर पहला साल नहीं हुआ तो दूसरे साल अगर इतना हो गया तो मैं दूसरे साल दे दूंगा। अच्छा दूसरे साल भी नहीं हुआ तो तीसरे साल इतना हुआ तो तीसरे साल ईसोप दे दूंगा। बात समझ रहे हो मेरा? ये वाला वेस्टिंग पीरियड को लेके कंडीशन डाल दिया है, समझे? इसमें फिक्स नहीं है। आगे क्या बोल रहा है? और नहीं तो देखो पहले क्या बोला कि हम सारा ऑप्शन आपको ईयर वन में ही दे देंगे अगर आप हमें 16% का अर्निंग करके दिखा दिए तो। सारा ऑप्शन हम आपको ईयर वन में ही दे देंगे अगर आपने 16% का अर्निंग करके दिखा दिया तो। नहीं तो सारा ऑप्शन हम आपको ईयर टू में देंगे अगर आप एवरेज अर्निंग 13% करके दिखा दिए तो। नहीं तो सारा ऑप्शन हम आपको कब देंगे? ईयर टू में, अगर आप एवरेज अर्निंग, आप एवरेज अर्निंग 13% करके दिखा दिए तो। समझे? मतलब इसमें कुछ कंडीशन डाल दिया कि देखो अगर पहले साल ही आप लोग 16% का अर्निंग करके दिखा दिए तो आप पहले साल ही ले लो। पहले साल नहीं हुआ 16%, कोई बात नहीं, पहला और दूसरा साल मिला के भी अगर आपने 13% का एवरेज एवरेज में अर्निंग कर दिया तो भी आप ईसोप ले सकते हो। और अगर तब भी नहीं हुआ और लास्टली इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर इफ एवरेज अर्निंग ऑफ द 3 ईयर विल बी 10%। अच्छा और अगर तब भी नहीं हुआ तो आप लोग ईयर थ्री में ईसोप ले लेना। लेकिन कंडीशन क्या है कि 3 साल का, तीनों साल का एवरेज अर्निंग आपको 10% का देना पड़ेगा। बात समझ रहे हो मेरा? बात समझ रहे हो? ये कंडीशन डाल दिया। अब वेस्टिंग पीरियड 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा फिक्स नहीं है, ये तो कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पहला साल ही मेरी कंपनी 16% कमा ली तो आप पहला साल ही ईसोप ले लो। पहला साल नहीं कमा पाई तो पहला और दूसरा साल का एवरेज मिला के 13% अगर कंपनी अर्निंग कर रही है तो आप दूसरे साल ही ईसोप ले लो। दूसरे साल भी नहीं हुआ तो पहला दूसरा तीसरा तीनों साल मिला के मेरी कंपनी 10% भी अर्निंग कर रही है तो तीसरा साल ईसोप ले लो। समझे? हाँ। और अगर 3 साल में भी नहीं हो पा रहा तब तो छोड़ दो। समझे? आगे क्या बोल रहा? बड़ा 5000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 31/3/2022। अच्छा 31/3/2022 को क्या हुआ? मार्च 2022। मार्च 2022 में क्या हुआ? 5000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गए। फिर बोला 4000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 31/3/2023। अच्छा मार्च 2023 में भी क्या हुआ? 31/3/2023 मतलब मार्च 2023 में 4000 ऑप्शन लैप्स हो गए। 4000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स, ये भी हो गया। लैप्स मतलब खत्म हो गया, इंप्लॉय लोगों ने कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो धीरे धीरे लैप्स होते गए। एंड फाइनली 3500 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 31/3/2024। अच्छा कितना ऑप्शन? 3.5 हो गए। ठीक है, इतना समझ आ गया कि भैया एक साल कुछ ऑप्शन लैप्स हो गए। मेरी कंपनी ने तो 1 लाख ईसो पीसो किया था। मेरी कंपनी ने कितना ईसो दिया था? 1 लाख। 5000 पहले लैप्स हो गए, फिर नेक्स्ट ईयर 4000 लैप्स हो गए, फिर नेक्स्ट ईयर 3500 लैप्स हो गए। अब देखो बोलता है कंसीडर फेयर वैल्यू इज 30 रुपया। फेयर वैल्यू का मतलब होता है कि मेरी कंपनी को लॉस कितना हो रहा है, तो ये तो हम लोग पहले ही पता कर लिए 30 रुपया। ये लाइन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहां तक पहले पता चला। यहां तक पहले क्वेश्चन का मतलब पता चला। बोलो, यहां तक एकदम क्वेश्चन का मतलब क्लियर है। आगे देखो क्या बोल रहा है कि अर्निंग, अब आपको नीचे अर्निंग का डिटेल दे दिया। अर्निंग का डिटेल क्यों दे दिया? क्यों भैया? अर्निंग का डिटेल देगा तो ही तो हम लोग समझ कर पाएंगे ना कि मेरे एम्प्लॉय ने फर्स्ट ईयर कंडीशन फुलफिल कर लिया कि सेकंड ईयर किया कि थर्ड ईयर किया। मेरा कहने का मतलब समझ लो। अगर आपको अर्निंग का डिटेल नहीं देगा तो आप कैसे पता कर पाओगे ये मेरे एम्प्लॉय ने कितने टाइम में कंडीशन फुलफिल किया? अब देखो, हम्म, समझ आया? तो चलो
एक बार है ना, हम लोग इसका पहले, सबसे पहले आगे क्या बोला, ये सब छोड़ो, हम लोग इसका चार्ट बना लेते हैं, जो हम लोग नोट वन बनाते थे ना, सबसे पहले हम लोग नोट वन ही बना लेते हैं। कैसे बना देते हैं हम लोग चार्ट, ईयर, टोटल अनवेस्टेड, लॉस टू बी रिकॉग्नाइज। ठीक है, नोट वन, नोट वन में हम लोग क्या बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ लॉस टू बी रिकॉग्नाइज। अच्छा, सबसे पहले हम लोग का कौन सा ईयर चल रहा है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। लॉस टू बी रिकॉग्नाइज, सबसे पहले हमारा कौन सा ईयर चल रहा है, 31, ईयर एंडेड 31/3/2022। मार्च 2022 को हम लोग कितना लॉस रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि देखो मेरी कंपनी ने ईसोप दिया अप्रैल 2021 में, लेकिन जिस दिन मेरी कंपनी ईसोप इशू कर रही है, ग्रांट कर रही है, उस दिन तो हमारा कोई जनरल एंट्री नहीं होगा। हमारा जनरल एंट्री तो ईयर एंड में होता है ना, मार्च 2022। अब देखो मार्च 2022 तक क्या कोई भी ऑप्शन लैप्स हो गए, हाँ भैया लैप्स तो हो गए। कितने ऑप्शन लैप्स हो गए बताओ तो, भैया 1 लाख शेयर मेरी कंपनी ने इशू किया था ईसोप में, 5,000 तो लैप्स हो गए। तो भैया 1 लाख ऑप्शन थे, 5,000 तो लैप्स हो गए, तो टोटल बचे कितना, 95,000 बचे। तो 95,000 शेयर के ऊपर मेरी कंपनी को हर एक शेयर पे लॉस कितना रुपया करके हो रहा है, 30 रुपया करके लॉस हो रहा है। ठीक है, 30 रुपया करके लॉस हो रहा। अब मेरा बात मेन चीज देखो, अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो था, हमारे क्वेश्चन में वेस्टिंग पीरियड, एक सेकंड में मिटा भी दे रहा हूं, हमारे क्वेश्चन में वेस्टिंग पीरियड मेंशन ही नहीं है कि ये 1 साल का सम्स है कि 2 साल का सम्स है कि 3 साल का सम्स है। ये क्वेश्चन ने तो आपको ही कंडीशन दे दिया कि जो भी होगा मेरी कंपनी के अर्निंग से होगा। अगर मेरी कंपनी का अर्निंग इतना तो इतना, अगर मेरी कंपनी का अर्निंग इतना तो इतना। बात समझ लो, हमारे क्वेश्चन में वेस्टिंग पीरियड दिया ही नहीं है एक्चुअली में, कि ये सम्स हमारा 1 साल का है कि 2 साल का है कि 4 साल का है। सब आपका डिपेंड करता है अर्निंग के ऊपर, जो नीचे आपको अर्निंग का चार्ट देके रखा है। अब एक बात सुनो, आप ईयर वन में खड़े हो, आप ईयर वन में खड़े हो, आप इस साल खड़े हो, समझो आप अभी इस साल खड़े हो। कंपनी ने क्या बोला था, पहला साल अगर आप मेरे को 16% का अर्निंग करके दे दोगे तो मैं आपको ईसोप दे दूंगा, है ना। कंपनी ने क्या बोला था कि पहला साल अगर आप 16% का अर्निंग कर लोगे तो आप ईसोप ले जाना। लेकिन क्या पहला साल मेरी कंपनी ने 16% का अर्निंग किया, द आंसर इज नो। क्या पहला साल मेरी कंपनी ने 16% का अर्निंग किया, हाँ, द आंसर इज नो। मेरी कंपनी ने 16% का तो अर्निंग नहीं किया, है ना, नहीं किया। तो एज ऑन 31 मार्च 2022 मेरी कंपनी को क्या लग रहा है कि चलो मेरे इंप्लॉय ने अच्छा ही परफॉर्मेंस किया, 16 नहीं तो 14 तो करके दिया, इस साल नहीं अगले साल तक तो मेरे इंप्लॉय कंडीशन फुलफिल कर ही लेंगे। आप अगर 2022 में खड़े होते तो आप क्या सोचते, हाँ, कि चलो इस साल मेरे इंप्लॉय ने 16% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, लेकिन अगले साल तक तो कर ही लेंगे 2 साल का क्राइटेरिया, है ना। समझ रहे हो बात, 31/3/2022 के दिन आप क्या सोचोगे कि चलो इस साल मेरे इंप्लॉय ने कंडीशन फुलफिल नहीं किया, लेकिन अगले साल तो कर ही लेंगे, अगले साल तो कर ही लेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है ना, अगले साल तो कंडीशन फुलफिल कर ही लेंगे। हाँ, तो इसीलिए जब आप 31 मार्च 2022 में खड़े हो तो आपको क्या लग रहा है कि इस साल मेरे इंप्लॉय ने कंडीशन फुलफिल नहीं किया, लेकिन अगले साल तो कर ही लेंगे, जो 2 साल में 13% वाला क्राइटेरिया वो तो कर ही लेंगे, क्योंकि 31 मार्च 2022 के दिन आपको सिर्फ ये वाला बात पता है, आपको नेक्स्ट साल का बात तो नहीं पता। लेकिन आप तब भी मन में क्या सोच रहे हो, इस साल मेरे इंप्लॉय ने 14% का अर्निंग करके दिया, अगले साल भी इतना ही करके देगा, तो अगले साल तो सबको ईसोप दे देना होगा। इसीलिए पहला साल आप खड़े हो ना, तो आप जो भी खर्चा बांटोगे सिर्फ 2 साल में बांटोगे,
2 साल क्यों बांटोगे? क्योंकि 31 मार्च 2022 के दिन मेरी कंपनी को ये लग रहा है कि अगले साल तक तो ईसोप दे देना पड़ेगा, अगले साल मेरे एम्प्लॉय अर्निंग वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर लेंगे और मुझे सारा ईसोप दे देना होगा। समझ रहे हो? 31 मार्च 2022 के दिन मेरी कंपनी क्या सोच रही है कि अगले साल तक मेरे एम्प्लॉय सारा अर्निंग वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर लेंगे और मुझे ईसोप दे देना होगा। समझ रहे हो? ये जो 2 साल का क्राइटेरिया है फुलफिल कर लेंगे। भले ही अभी आपको ऊपर ऊपर से दिख रहा है कि नहीं, मेरे मेरे को 2 साल में कितना अर्निंग चाहिए था, मेरे को 2 साल में एवरेज में 13% चाहिए था। 14 और 10, 14 प्लस में 10% डिवाइडेड बाई 2 मारो। आपको दिख रहा है कि मेरे एम्प्लॉय ने 2 साल में भी कंडीशन फुलफिल नहीं किया, लेकिन मेरी कंपनी को अगले साल का डेटा कुछ नहीं पता, मेरी कंपनी को सिर्फ इस साल का डेटा पता है। इस साल डेटा देख के आपको क्या लग रहा है कि नहीं, पहला साल 14% हुआ है तो अगले साल भी इतना ही होगा, मेरे एम्प्लॉय कंडीशन फुलफिल कर लेंगे, है ना? इसीलिए पहला साल जो भी मेरा कंपनी लॉस रिकॉग्नाइज करेगा 2 साल में रिकॉग्नाइज करेगा। 2 साल क्यों? क्योंकि मेरी कंपनी तो ये सोच के चल रहा है कि 3 साल तो जाएगा ही नहीं, अगले साल तो मेरे को ईसोप दे ही देना है। समझे? तो जो भी खर्चा हुआ 2 साल के लिए हुआ। हाँ, तो यहां से यहां तो 1 साल होता है, यहां से यहां तो 1 साल होता है, तो 1 साल के लिए कितना है ना? तो 95,000 पे 30 रुपया करके डिवाइडेड बाई 2 कितना हो रहा है? 14,25,000। 95,000 कैसे आया? समझे? 1 लाख मेरी कंपनी ने ईसोप इशू किया था, 5,000 ऑप्शन तो अनवेस्ट हो गए, लैप्स हो गए। भैया बचे कितने? 95,000। हर एक में मेरी कंपनी को लॉस कितना हो रहा है? 30 रुपया करके। और एज ऑन 31 मार्च 2022 कंपनी सोच रही है कि इस साल ईसोप नहीं देना पड़ा क्योंकि एम्प्लॉइज ने कंडीशन फुलफिल नहीं किया, अगले साल तो देना पड़ेगा, इसीलिए जो भी खर्चा हो रहा है 2 साल में डिवाइड हो रहा है। ठीक है? हो गया मार्च 2022। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर मार्च 2023 में। अब देखो, पहले मेरे पास 1 लाख ऑप्शन थे लेकिन 5,000 तो लैप्स ही हो गए थे, तो अब मेरी कंपनी के हाथ में कितने ऑप्शन है? 95,000 ही ऑप्शन बचे ना। ये बात सुनो। हाँ भैया, इसके पहले साल में तो 5,000 तो 95,000 थे, लेकिन अब मार्च 2023 नेक्स्ट ईयर भी क्या हुआ? 4,000 ऑप्शन और लैप्स हो गए, 4,000 ऑप्शन और लैप्स हो गए। तो अब मेरी कंपनी जो भी खर्चा बांटेगी 91,000 पे बांटेगी। 95,000 थे, 4,000 और खत्म हो गए तो 91,000 ऑप्शन बचे। हर एक ऑप्शन में लॉस कितना रुपया करके? 30 रुपया करके। इतना तो हमें पता है। अब आओ मेरा बात, मेरी कंपनी क्या बोली थी कि आप लोग को ईयर 2 में भी मैं ईसोप दे दूंगा अगर आप 2 साल का एवरेज अर्निंग 13% कर दिए तो। अगर आप 2 साल का एवरेज में अर्निंग 13% कर दिए तो क्या मेरी कंपनी क्या मेरी कंपनी 2 साल में भी 13% का अर्निंग कर पाई? कैलकुलेटर में करो ना, 14 प्लस में दूसरा साल का अर्निंग 10 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 साल का एवरेज। भैया एवरेज 2 साल का मेरा तो आ रहा है 12%। कंपनी ने क्या कहा था? 13% होगा तो ही मैं आप लोग को ईसोप दूंगा। दैट मीन्स सेकेंड ईयर में भी मेरी एम्प्लॉयज लोगों ने कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, सेकेंड ईयर में भी मेरे एम्प्लॉयज ने कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, है ना? तो अब मेरी कंपनी क्या सोच रही है? क्योंकि मेरे एम्प्लॉय ने सेकेंड ईयर भी कंडीशन फुलफिल नहीं किया, दैट मीन्स अब अगले साल तो ईसोप दे ही देना होगा, है ना? मेरी कंपनी क्या सोची कि सेकेंड ईयर भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो थर्ड ईयर में ईसोप ले लेंगे। दैट मीन्स अब जो भी खर्चा होगा मेरी कंपनी रिकॉग्नाइज करेगी कितना के लिए? 3 साल के लिए। समझ रहे हो मेरा बात? टफ हो गया थोड़ा। हाँ, अब बोलोगे अब डिवाइडेड बाई 3 क्यों किया, ऊपर में डिवाइडेड बाई 2 किया था। तो मेरे भाई सुनो, जब हम लोग 31 मार्च 2022 के दिन खड़े थे, मेरी कंपनी ये एज्यूम कर रही थी कि इस साल तो ईसोप नहीं दे पाया लेकिन अगले साल तो देना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग खर्चा 2 साल में ही बांटे थे। लेकिन अब जब हम लोग 31 मार्च 2023 में आ गए, मेरी कंपनी क्या सोच रही है कि नहीं, मेरे एम्प्लॉय तो अभी भी कंडीशन फुलफिल नहीं की है, ऑलरेडी 2 साल हो गया, तो 2 साल हो गया अब भी कंडीशन फुलफिल नहीं किया, कोई बात नहीं,
मेरे एम्प्लॉय अगले साल कंडीशन फुलफिल कर लेंगे, तब तो देना ही पड़ेगा, है ना। इसीलिए अब खर्चा कितना साल में बट रहा है, 3 साल में बट रहा है। अगर खर्चा 3 साल में बट रहा है अभी तक, हाँ, तो अभी तक मेरी कंपनी कितना साल आगे बढ़ चुकी, 2 साल आगे बढ़ चुकी, तो 2 साल का कितना खर्चा, समझे, कितना आगे बढ़ चुकी, 2 साल बढ़ चुकी, तो 2 साल अभी तक मेरी कंपनी को कितना खर्चा रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए था। 91,000 इंटू में 30 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, तो भैया अभी तक मेरी कंपनी को 18,20,000 का खर्चा बुकिंग कर लेना चाहिए था। कितना का, 18,20,000 का खर्चा बुकिंग कर लेना चाहिए था। समझे, इंटू 2 क्यों किया, ये तो समझ आ गया। 91,000 शेयर, हर एक शेयर पे 30 रुपया करके लॉस हो रहा है। डिवाइडेड बाई 3 इसीलिए किया, डिवाइडेड बाई 3 क्यों, 3 करने का कारण ये है क्योंकि सेकेंड ईयर भी मेरे कंपनी एम्प्लॉइज लोगों ने अर्निंग का कंडीशन फुलफिल नहीं किया। अगर अर्निंग का कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो मेरी कंपनी को तो ये लग रहा है ना कि नहीं, सेकेंड ईयर भी सोप नहीं दिया, मतलब मेरे एम्प्लॉय अगले साल अभी सोप लेंगे, है ना। मेरे एम्प्लॉय अभी सोप कब लेंगे, अगले साल लेंगे। दैट मीन्स ये 3 साल वाला तो 3 साल का पूरे खर्चे को 3 साल में डिवाइड कर दिए, इंटू 2 इसीलिए किया कि 2 साल तक मेरे को कितना खर्चा बुकिंग कर लेना चाहिए था। 2 साल तक मेरे को कितना खर्चा बुकिंग कर लेना चाहिए था, समझे, इसलिए इंटू 2 ये, ठीक है। तो इंटू 2, तो 2 साल तक मेरे को 18,20,000 का खर्चा बुकिंग कर लेना चाहिए था, है ना। लेस लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में आपने ऑलरेडी 14,25,000 का लॉस बुकिंग करके रखा है, वो हटा दो। देयरफॉर लॉस फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर मेरी कंपनी को कितना लॉस हुआ ये बताओ। तो सेकेंड ईयर मेरी कंपनी को 3,95,000 का लॉस हो गया, इतना मेरी कंपनी बुकिंग करेगी। ये वाला टेबल समझ आया कोई को, देखो ये वाला चार्ट ही समझ आना चाहिए। जनरल खर्चा 3 साल का था, तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं ना कि अभी तक मेरे को कितना बुकिंग करना चाहिए था। तो अभी तक 2 साल में मेरे को 18,20,000 का खर्चा बुकिंग करना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट ईयर में हम लोग ऑलरेडी 14,25 का बुकिंग कर चुके, तो अभी हम लोग को 395 का करेंगे। मार्च 2023 मेरे पास 95,000 थे, लेकिन 4,000 ऑप्शन तो लैप्स हो गए थे। 1000 ऑप्शन थे, लैप्स कितने हो गए थे, लैप्स कितने हो गए थे, मैंने चार्ट बनाया था ना भैया। लैप्स कितने हो गए थे, 3,500 ऑप्शन लैप्स हो गए थे। 3,500 में से भी 3,500 अगर ऑप्शन लैप्स हो गए तो भैया 87 हर एक ऑप्शन में मुझे कितना रुपया करके लॉस हो रहा है, 30 रुपया करके मुझे, हर एक ऑप्शन में मुझे 30 रुपया करके लॉस हो रहा है, समझे। तो इतना रुपया करके लॉस हो रहा है, और अभी तक टोटल मेरा कितने साल का खर्चा है भैया। थर्ड ईयर क्या कंडीशन फुलफिल किया मेरे एम्प्लॉय ने, थर्ड ईयर मेरे एम्प्लॉय ने कंडीशन फुलफिल किया। देखते हैं, 3 साल का एवरेज अर्निंग 10% होना चाहिए। तो देखो, पहला साल 14%, पहला साल 14%, दूसरा साल 10%, तीसरा साल 7%, डिवाइडेड बाई 3 करो। अब यहाँ 10% का कंडीशन फुलफिल हो रहा है, थर्ड ईयर एम्प्लॉय लोग को इसोप मिल जा रहा है ना। तो ये पूरा खर्चा आपका 3 साल का होना चाहिए, और अभी तक कितना साल हो चुका है, 3 साल हो भी चुका है ना। ये टोटल खर्चा
खर्चा कितने साल का, 3 साल का। और अभी हम लोग कितना नंबर ऑफ ईयर में चल रहे हैं, तीसरा साल में भी चल रहे हैं, है ना। तो आपको टोटल टोटल में 26,25,000 का खर्चा बुकिंग करना चाहिए। इसमें आप लेस क्या करोगे, ये टोटल खर्चा है कि टोटल 26,25,000 का होना चाहिए। लेस लॉस रिकॉग्नाइज इन ईयर 1। ईयर 1 में आपने कुछ लॉस बुकिंग किया, फिर आप कुछ और हटाओगे, लॉस रिकॉग्नाइज इन ईयर 2। ईयर 2 में आपने कुछ लॉस रिकॉग्नाइज किया, वो हटा दोगे। फर्स्ट ईयर में आपने कितना लॉस का बुकिंग किया, फर्स्ट ईयर में 14,25,000 का आपने लॉस का बुकिंग किया। सेकेंड ईयर में आप कितना लॉस का बुकिंग कर लिए, 3,95,000 लॉस का बुकिंग कर लिए। तो देयर फोर लॉस ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का मेरा कितना लॉस है तब, 26,25,000 में 14,25,000 आपने फर्स्ट ईयर में ही कर लिया था, हटा दो। फिर 3,95,000 आपने सेकेंड ईयर में ही कर लिया था, हटा दो। तो थर्ड ईयर में आप कितना, 8,05,000 का लॉस बुकिंग करोगे। कितना का लॉस बुकिंग करोगे, 8,05,000 का आप लॉस बुकिंग अगर आप करोगे तो काम हो जाएगा। समझा। समझे। ये देखो, ये डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 करोगे, नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्यों, क्योंकि देखो आप तीसरे साल में हो, फाइनली आप ईसोप दे रहे हो। तो टोटल खर्चा आपका 87,500 इंटू 30 हो रहा है। टोटल टोटल में मेरा 26-25 का खर्चा हो रहा है। 87,500 कैसे आया, मेरे पास 91,000 ऑप्शन थे, 3,500 लैप्स हो गए, इतना इतना ही बचा, है ना। तो भैया ये तो हमारा जराधर जनरल एंट्री मार दो। सबसे पहले जनरल एंट्री क्या मारेंगे, मार्च 2022 में। मार्च 2022 में क्या जनरल एंट्री मारेंगे भैया, मेरी कंपनी का खर्चा हो रहा है ना, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और मेरी कंपनी क्या बना देगी, रिजर्व बना देगी, टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। नोट 1 दे देंगे। और नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू राइट ऑफ कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और ये एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, ये है मेरा फर्स्ट। सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर अब हम लोग कब जनरल एंट्री मारेंगे भैया, मार्च 2023 में जनरल एंट्री मारेंगे। सिम जनरल एंट्री, कंपनी अपना खर्चा बुकिंग करेगी और रिजर्व क्रिएट कर देगी, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। हमने सब कैलकुलेशन कर लिया। प्रॉफिट
एम्प्लॉय एक्सपेंसिव, ये वाले खर्चे। ईयर सेकेंड ईयर का भैया हमारा हुआ 3,95,000 हमने कैलकुलेट किया था। आओ थर्ड ईयर अब हमारा कब हो रहा है? हाँ भैया, मार्च 2024 के दिन जनरल एंट्री मारेगी कंपनी। क्या जनरल एंट्री मारेगा? वही एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। नोट वन। और नेक्स्ट जनरल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू राइट ऑफ। टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। कितना रुपया लास्ट ईयर? 8,05,000 रुपया। 8,05,000 रुपया जो हमने मोप में बनाया था। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या किया। जो 3 साल का मेरे को खर्चा बुकिंग करना था, 3 साल तक वेस्टिंग पीरियड था। सम्स आपको देख के समझ ही आ गया था। हो सकता है आपको एग्जाम में ऐसा सम्स दे दे, लेकिन हो सकता है उसमें कंपनी हमारा सेकेंड ईयर ही टारगेट फुलफिल कर ले, तो फिर आपको 3 साल का सम्स ही नहीं करना, आपको 2 साल का ही करके खत्म कर लेना है। लेकिन हमारे केस में कंपनी ने टारगेट कब फुलफिल किया? 3 साल में जाके कंप्लीट किया, है ना। आगे क्या बोल रहा है? वेस्टिंग पीरियड हमारा पूरा खत्म हो गया 3 साल का। क्या वेस्टिंग पीरियड में हमने पूरा खर्चा को बुकिंग कर दिया? हाँ भैया, खर्चा को बुकिंग करके 3 साल का रिजर्व में भी ट्रांसफर कर दिया। आगे बोलता है 850 इंप्लॉइज एक्सरसाइज देयर वेस्टेड ऑप्शन विद इन ईयर। अच्छा, 850 इंप्लॉइज लोग विद इन ईयर खरीद लिए। विद इन ईयर मतलब मार्च 24 से मार्च 25। मार्च 24 हमारा लास्ट था, है ना, मतलब मार्च 25। देखो हमारा वेस्टिंग पीरियड कब खत्म हुआ? वेस्टिंग पीरियड हमारा खत्म हुआ मार्च 24 में। यहाँ से यहाँ तक तो मेरा वेस्टिंग पीरियड चला था, तो 1 साल और लगेगा ना एक्सरसाइज पीरियड करने में। तो मार्च 25 तक मेरे इंप्लॉय खरीद लिए। तो खरीद लिए तो हम लोग जनरल एंट्री क्या मारेंगे? वही भैया, बैंक में रुपया आया, बैंक अकाउंट डेबिट। बदले में हमने क्या किया? टू इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया। और भैया प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ये भी करेंगे। और भैया जो भी मेरी कंपनी को खर्चा या लॉस है किससे एडजस्ट करेंगे? रिजर्व से। ये जो हम लोग रिजर्व बना रहे हैं ना हर बार, ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये जो रिजर्व बना रहे हैं इससे एडजस्ट करेंगे। अगर 1 साल का सम चला था तो हम लोग रिजर्व नहीं बनाते, डायरेक्ट हम लोग एक्सपेंस मार देते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। अब बताओ कितने इंप्लॉइज लोगों ने खरीद लिया? कितने इंप्लॉइज ने? ये बोल रहे हैं 850 इंप्लॉइज ने खरीदा। हर एक एक इंप्लॉय को हमने कितना ईसोप दिया था? हर एक एक इंप्लॉइज को हमने 100 ईसोप करके दिया था। तो 850 इंप्लॉय को हम लोगों ने कितना ईसोप दे दिया? हर एक इंप्लॉय को अगर हम लोग 100 शेयर दे रहे हैं
तो 850 एम्प्लॉइज को हम लोग 85,000 शेयर देंगे, है ना, कैलकुलेटर में इनटू कर लो। तो 85,000 एम्प्लॉइज लोगों ने खरीद लिया, मतलब 85,000 शेयर खरीद लिया, है ना। तो 85,000 का मेरे बैंक में कितना रुपया करके आया होगा? एक शेयर का दाम भैया 20 रुपया करके मैंने लिया, मार्केट प्राइस 50 करके, ठीक है। मैंने कितना लिया? 20 रुपया करके लिया, 30 रुपया करके मेरे को लॉस हो गया, है ना। अब यहाँ नॉमिनल वैल्यू एक शेयर का तो 10 ही रुपया रहता है, एक शेयर का नॉर्मल वैल्यू 10 रुपया करके रहता है। अब यहाँ बाकी 50 रुपया का शेयर था ना, 20 और 30 50, मैंने तो मतलब मार्केट प्राइस 50 रुपया करके, फेस वैल्यू तो 10 ही रुपया करके है। कोई बात नहीं भैया, जो एक्स्ट्रा रुपया वो प्रीमियम, जो 40 रुपया एक्स्ट्रा वो प्रीमियम, ये सब तो आप लोग अब कर ही लोगे, ठीक है। आओ, तो 85,000 कैसे आया, समझ आया? बड़ा 850 एम्प्लॉइज ने एक्सरसाइज किया, हर एक एम्प्लॉइज को मैंने 100 करके दिया था, तो 85,000 शेयर मेरा हो गया, इंटू में 20, बैंक में कितना रुपया आया? 17 लाख रुपया आया। $25,50,000। 34 लैक्स हुआ, ठीक है। तो ये हो गया जनरल एंट्रीज। लेकिन भैया एक और जनरल एंट्री बचा है, क्या बोलो तो, क्या बोलो तो? देखो ध्यान से अगर आप सोचोगे, ध्यान से अगर आप सोचोगे, हाँ, मैंने खर्चा बुकिंग करके रखा था 87,500 शेयर के ऊपर, एकदम लास्ट साल, एकदम लास्ट साल मैंने 87,500 शेयर के ऊपर खर्चा बुकिंग करके रखा था। लेकिन मेरे इंप्लॉइज लोगों ने तो 85,000 ही शेयर खरीदा है। दैट मीन्स जो एक्स्ट्रा 2,500 है, समझो मैंने कितना शेयर के ऊपर खर्चा बुकिंग करके रखा था? 87,500, कैलकुलेटर में मारो 87,500 माइनस, लेकिन मेरे एम्प्लॉइज ने अभी तक कितना शेयर खरीदा? 85,000 ही शेयर खरीदा, माइनस करो 85,000, दैट मीन्स 2,500 शेयर का 30 रुपया करके जो आप खर्चा बुकिंग कर रहे थे, हाँ, दैट मीन्स 75,000 रुपया आपके रिजर्व में अभी भी पड़ा है, जो कि काम का नहीं है, उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, तो जनरल एंट्री मार दो, जैसा कि हम लोग कर रहे थे ना लास्ट दिन भी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। टू जनरल रिजर्व अकाउंट, उसको कहाँ ट्रांसफर कर दो? जनरल रिजर्व में, है ना। मेरे रिजर्व में जो एक्स्ट्रा रुपया पड़ा उसको जनरल रिजर्व में डाल देते हैं। कितना रुपया पड़ा है? 75,000। 75,000 कैसे आया बोलो तो? वही 2,500 शेयर का 30 रुपया करके, 2,500 कैसे आया समझे? क्योंकि हमने तो रिजर्व उतना से बना के रखा था, लेकिन मेरे इंप्लॉइज लोगों ने तो पूरा शेयर खरीदा नहीं, तो मेरा जो रिजर्व बचा हुआ उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। ये हो गया मेरा पूरा सम्स खत्म, ये वाला पूरा सम्स बढ़िया से ये हो गया खत्म, समझे? देखो 75,000, समझा? ये हो गया मेरा पूरा सम्स खत्म, और ये बहुत डिटेल में हम लोगों ने सम्स किया, इसीलिए लास्ट दिन मैं नहीं कराया था, मैंने सोचा था कि बहुत आस्ते आस्ते आप लोगों को समझाऊंगा। तो अब देखो, अब जाके हम लोग का सीए बुक में जितना भी ईसोप वाला चैप्टर था, जितना भी ईसोप का सम्स है, सब हम लोग का कंप्लीट हो गया है। कितना मिनट लगा है सम्स कराने में? 40 मिनट लगा भैया, एवरेज एवरेज। आप लोग को अगर करने आ गया तो 20 मिनट में आप लोग आराम से कर लोगे। एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो एग्जाम में देगा तो 8 से 10 नंबर का सम्स इंस्टीट्यूट को देना ही चाहिए, देना ही चाहिए, ठीक है। तो देख लो भैया, कॉन्ग्रेचुलेसन, हम लोग सीए बुक से हम लोग ईसोप का सारा सम्स एकदम डिटेल में कर चुके। जैसा कि मैंने कहा था कि सबसे पहले आप लोग को सीएस के, मतलब सीए के बुक से कराऊंगा, फिर सीएस के बुक से कराऊंगा। अब देखो सीए के बुक से आप लोग सब सम्स कर ही लिए, सीएस के बुक से देखना कोई सम्स ही नहीं है करने लायक। सीएस के बुक में आपका कोई सम्स ही नहीं है कि जो मैं आप लोगों को करवा सकूं, आप लोग खाली एक बार देख लो। अभी मैं सब दिखाऊंगा, अभी क्लास ओवर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, सीए के बुक से हम लोग कितना सम सॉल्व किए? 7 सम सॉल्व कर लिए, पीछे से 5, 12 सम्स हम लोग सीए के बुक से सॉल्व कर लिए, जो कि एक्चुअली में एक माइलस्टोन है। आप लोग की भी अपने आप को शाबाशी देना चाहिए कि 4 क्लास हुआ है और हम लोग कितने अच्छे से सीख लिए, ठीक है। और अब आप लोग को एकदम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गया होगा कि पहले 1 साल का सीखे, फिर 2.5 साल का सीखे, फिर 4 साल का सीखे, बहुत सारा वैरायटी का सम सीखे इस में, ठीक है।
तो सीए के बुक से तो पूरा हो गया, सीए के बुक को टाटा बाय बाय करते हैं। अब हम लोग का बारी है सीएस के बुक से हम लोग का सम्स करना, ठीक है। आप लोग मेरे से नोट्स वगैरह मांग लेना, इस बुक का तो मैं आप लोगों को पूरा हैंड रिटन ही कराया हूँ, नोट्स वगैरह मांग लेना अगर आप लोगों को चाहिए होगा। हालांकि बेटर होता है कि आप लोग अपने खुद हाथ से बैठ के आप लोग सॉल्व करो तो ज्यादा बेटर होता है। तो देखो हमारे सीएस के बुक में हम लोग कौन सा चैप्टर में थे भैया, चैप्टर 6 में थे। कौन से थे, चैप्टर 6 में थे। ये चैप्टर 6 आपका क्या क्या टॉपिक कवर करता है, बाईबैक। बाईबैक हम लोग ऑलरेडी सीख चुके, तो हम लोग को कुछ नहीं सीखना, ये सब थ्योरी टॉपिक है, हम लोग को नहीं करना। हम लोग को मेन करना है कि ईसोप, एक अंडर राइटिंग, ये सब अंडर राइटिंग का ही कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग को बस दो चीजें करना है, मतलब समझ लो चैप्टर 6 में आप दो चीजें ही सीखोगे खाली। मैं प्रैक्टिकल बेस में बात कर रहा हूँ, थ्योरी तो आप लोग कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, वो सब जगह भी सीख लोगे। ये सब का जो थ्योरी है, थ्योरी तो आप लोग कंपनी लॉ वगैरह में भी सीखोगे। जो बाईबैक, बाईबैक तो हम लोग कर ही चुके। अच्छा, जो अंडर राइट ये जो है escrow अकाउंट, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, ये सब का थ्योरी तो कंपनी लॉ में आप लोग करोगे ही। तो इसलिए मैं और आप लोग को अकाउंट्स में कंप्लीट थ्योरी कवर नहीं कराने वाला। हम लोग अकाउंट्स में तो हम लोग पूरा अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। हालांकि इंस्टीट्यूट भी आपको सम्स ही पूछेगा, तो हम लोग सम्स के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। तो हम लोग को चैप्टर में दो ही चीजें सीखनी है, एक ईसोप, एक अंडर राइटिंग। ईसोप आज हम लोग का खत्म हो जाएगा, अंडर राइटिंग 2 से 3 क्लास लूंगा, अंडर राइटिंग भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आप लोग को ईसोप का सबसे पहले थ्योरी बता दूं। थ्योरी तो भैया अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा। हाँ, देखो क्या लिखा है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। देखो सबसे पहले तो देखो कि हम लोग जब अपना चैप्टर 4 में हम लोग जब अपना शेयर इशू कर रहे थे, याद है, चैप्टर 4 में हम लोग जब अपना शेयर डिस्काउंट में नहीं कर रहे थे, क्योंकि मान लो एक शेयर डिस्काउंट में इशू करना अलाउ ही नहीं है, अलाउ नहीं है। लेकिन आप ईसोप, आप जो ईसोप है, आप ईसोप को तो अपने एम्प्लॉइज लोग को शेयर डिस्काउंट में इशू कर सकते हो। ईसोप को आप डिस्काउंट में इशू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो देखो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का मतलब क्या बता रहा है, मीन्स द ऑप्शन। आप क्या दे रहे हो, ऑप्शन दे रहे हो। आप क्या दे रहे हो, अपने एम्प्लॉय को ऑप्शन दे रहे हो। जरूरी नहीं है कि आपको खरीदना ही है, मैंने आपको हक दिया, आपको राइट दिया, आपको ऑप्शन दिया। आपको ठीक लगे तो आप खरीदना, नहीं ठीक लगे तो मत खरीदना। ऑप्शन गिवन टू द, किस किसको दे सकते हैं, होल टाइम डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी विच गिव सच डायरेक्टर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बेनिफिट देते हैं, राइट देते हैं टू परचेज एट अ फ्यूचर डेट। क्या फ्यूचर डेट में आप हमारा सिक्योरिटी इतना रुपया में आप परचेज कर सकते हो, प्री डिटरमाइंड प्राइस, कि उस दिन प्राइस जो भी चले, उस दिन प्राइस मान लो भले ही 1000 रुपया चले, 2000 चले, 5000 चले, आप 50 रुपया में खरीद लेना, है ना। प्री डिटरमाइंड, वो प्राइस पहले से ही डिटरमाइन होकर रह जाता है कि अगर आप लोग मेरा ये काम कर दिए तो मैं आप लोग को इतना दाम में शेयर दे दूंगा, भले ही मेरा प्राइस जो भी चले मार्केट में, ठीक है। हाँ, समझे। और आपका इसको जो बच्चे बोथ ग्रुप देंगे, सीएमएसएल, सीएमएसएल, सीएमएसएल सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ में आप लोग को एक चैप्टर भी है, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट। उसमें आपको बहुत डिटेल में पढ़ने मिलेगा, ईसोप, ईएसपीएस, आर, जीईबीएस, है ना। ये सब बहुत रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ खाली अकाउंटिंग के परस्पेक्टिव से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इम्प्लॉइज लोग को हमारा फायदा कैसे होगा ईसोप से, देखो सबसे पहले हम लोग इम्प्लॉइज लोग को ईसोप इशू किए, है ना। वेस्टिंग पीरियड उन्होंने फॉलो किया, फिर वो लोग क्या किए, 50-50 रुपया में उन्होंने शेयर को एक्सरसाइज कर लिया, और मार्केट में वो जाके 150 में बेच देंगे, फायदा तो हुआ। 150 का चीज उनको 50 में मिल रहा है, तो 50 में खरीद के 150 में बेच देंगे, फायदा तो हो ही रहा है। अब देखो कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लो, हालांकि अब आप लोग सब समझ गए हो। ग्रांट का मतलब क्या होता है, ग्रांट का मतलब कि जिस दिन मेरी कंपनी, ग्रांट का मतलब जिस दिन मेरी कंपनी मेरे इंप्लॉइज लोग को शेयर इशू कर रही है एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। ग्रांट का मतलब क्या होता है, ग्रांट डेट, जिस दिन मेरी कंपनी बोल रही है, इशू कर रही है कि आप लोग इतना कंडीशन फुलफिल करो तो मैं आप लोग को इशू दे दूंगा, लेकिन प्राइस वगैरह सब फिक्स रहता है। ग्रांट मीन्स गिविंग एन ऑप्शन टू एम्प्लॉइज टू सब्सक्राइब द शेयर ऑफ द कंपनी एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। लेकिन जिस दिन मेरी कंपनी ग्रांट कर रही है, क्या उसी दिन मेरे एम्प्लॉइज लोग शेयर
खरीद पाएंगे नहीं भैया, उस दिन कैसे खरीदेंगे? मेरी कंपनी ने तो अभी ग्रांट किया, अब मेरे एम्प्लॉयज लोग को कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे, उसके बाद ना खरीदेंगे, समझे? तो ग्रांट डेट क्या होता है? ग्रांट डेट मतलब वो डेट जिस दिन एग्रीमेंट बन गया एम्प्लॉयज लोग के बीच में। अच्छा, वेस्टिंग, वेस्टिंग मतलब क्या होता है? प्रोसेस टू गिव राइट टू एम्प्लॉय, ठीक है। वेस्टिंग डेट मतलब इट इज द डेट ऑन विच एम्प्लॉयज बिकम इंटाइटल टू अप्लाई। वेस्टिंग पीरियड क्या होता है? द पीरियड बिकम द ग्रांट डेट एंड द डेट ऑन विच ऑल स्पेसिफाइड वेस्टिंग कंडीशन आर नीड टू बी सेटिस्फाइड। जो मेरी वेस्टिंग कंडीशन, जो मेरी एम्प्लॉय कंडीशन देती है ना कि आप लोग ये कंडीशन फुलफिल करो इस टाइम में, मेरी एम्प्लॉय, मेरी कंपनी क्या बोलती है कि आपको इस टाइम में ये कंडीशन फुलफिल करना है तो ही हम आप लोग को शेयर देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड, उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। और वेस्टिंग, वेस्टिंग डेट मतलब क्या होता है? वो वाला डेट, वो वाला डेट जिस दिन मेरे एम्प्लॉय सारा कंडीशन फुलफिल कर लिए, समझे? वैसे एक्सरसाइज पीरियड क्या होता है? पीरियड आफ्टर वेस्टिंग विद इन विच द एम्प्लॉय मस्ट एक्सरसाइज द राइट टू अप्लाई फॉर शेयर, है ना? एक बार वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया, आपने वेस्टिंग पीरियड फुलफिल कर लिया, कंडीशन फुलफिल कर लिया सारे वेस्टिंग पीरियड का, तो अब आप एक्सरसाइज पीरियड में आ गए। अब आप लोग शेयर खरीदना है, नहीं खरीदोगे, खरीदोगे तो ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, नहीं खरीदोगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा, समझे? एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है? प्राइस जो फिक्स कर रहा था ना 20 रुपया में, 10 रुपया में, भले मार्केट में जो भी चले, तो वो तो एक्सरसाइज प्राइस। वैल्यू ऑफ ऑप्शन जिसको हम लोग प्यार से फेयर वैल्यू भी बोलते हैं, जिसको हम लोग प्यार से फेयर वैल्यू भी बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड इशू प्राइस। जैसे मान लो मार्केट में प्राइस चल रहा 50 रुपया, लेकिन मैंने मेरे एम्प्लॉय को बोला कि आप लोग शेयर खरीद लेना 10 रुपया में, तो मेरी कंपनी को लॉस कितना? हम लोग कौन सा वैल्यू बोलते हैं? फेयर वैल्यू। अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन किया सब में फेयर वैल्यू लिखा हुआ भी था, अगर आप लोग ध्यान दिए हो तो, ठीक है, लिखा हुआ भी था। ईसोप बढ़िया से कंप्लीट कर लिया, एक सीए के बुक से एक एक तो सम्स कर लिया, और ऊपर में जो जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थे वो सब तो हम लोगों ने समझ ही लिया। अब आप लोग ध्यान देना, आपका जो सीएस का बुक है ना, आपके सीएस की बुक में ईसोप से रिलेटेड 3 ही सम है। एक तो इलस्ट्रेशन 1 जो कि 1 ईयर वाला सम है, जो कि हमने देखा था सबसे छोटा था, जिसमें हम लोग रिजर्व भी नहीं बना रहे थे। एक तो है हमारा इलस्ट्रेशन 2 जो कि हमारा कौन सा सम है? 2.5 साल वाला सम्स है, 2.5 ईयर वाला सम्स है। और भैया एक तो है हमारा इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 3 जो कि 4.5 साल का सम्स है। आप तीनों देखना, तीनों सम्स आपका सीए बुक से जो हम लोगों ने अभी प्रैक्टिस किया लास्ट 3 क्लास में, तीनों वहां से कॉपी पेस्ट है। इसके बाद आपका सम्स नहीं है, उसके बाद आपका बाई बैक, अंडर राइटिंग, ये सब चालू हो जाता है। तो आप प्लीज इतना हो जाने के बाद आप इतना समझ लो, अगर आपने सीए का बुक का जो मैंने आपको 12 सम्स कराया, अगर आप वो कर लिए, अगर आप वो क्लियर है तो आपका ईसो क्लियर है। वो 12 में भी तो कितना आपका खाली 1 ईयर वाला ही सम्स था। तो ये देख लो आपके सीएस के बुक में एक भी सम्स नया नहीं है। नया रहता तो मैं खुद ही करा देता, एक भी नया नहीं है, डिट्टो एकदम कॉपी पेस्ट सम्स है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब और डिस्कशन करने का जरूरत है। इवन डिजिट भी चेंज नहीं है, नाम भी चेंज नहीं है, आप एक बार ट्राई कर सकते हो, आपका तीनों एकदम कॉपी पेस्ट सम्स है सीए के बुक से जो मैंने आपको कराया। तो ऑलरेडी आप समझ लो कि आपके सीएस की बुक में जो जो सम्स दिया हम लोग ये ऑलरेडी कर ही चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में अंडर राइटर के साथ। ईसोप हमारा बहुत बढ़िया से कंप्लीट हो गया। प्लीज आप लोग का दो सेपरेट टेस्ट होगा इस चैप्टर में। ईसोप का एक टेस्ट होगा, अंडर राइटिंग का एक टेस्ट होगा। सेपरेट सेपरेट टेस्ट देना। जिन लोग का रेशियो हो गया है ठीक है, आप लोग ईसोप का टेस्ट दे दो। जिन लोग का नहीं हुआ है, उम्मीद करता हूँ आप लोग रेशियो भी जल्दी टेस्ट दोगे, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास अंडर राइटिंग के साथ, ठीक है।